जय हिंद। देखिए क्लास 10th यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 28वां पूछा जाता है। इसमें देखिए लिखा होगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट, यहाँ पर 40 से 50 वर्ड में आंसर देना है और ये 3 नंबर की पूछी जाती है। आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। ये 3 पोएम होंगी, यहाँ पर तीनों में से यहाँ पर आपको एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो आज की वीडियो में यहाँ पर आप लोग बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया कैसे लिखी जाती है और सबसे जो महत्वपूर्ण है 3 उनको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया बताने वाले हैं और हिंदी के साथ बताऊंगा, जिसमें डस्ट ऑफ स्नो की बताऊंगा, फायर एंड आइस की और ए टाइगर इन द जू की। 3 ही तैयार कर लेते हैं, 100% यहाँ पर 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरीके से बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी कैसे लिखना है और कैसे इसको याद कर लेना और कितनी बड़ी लिखना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28वां है। तो सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो की बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करना, आपको यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ऐसे आपको ऊपर लिखना आंसर नंबर 28। ठीक, जितना भी हो, 8 हो या 28 हो, कई बार यहाँ पर 28 की जगह पर 8 होगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना। तो यहाँ पर ऐसे डाल देना आंसर नंबर 28। देन यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर सेंट्रल आइडिया पूछी जाएंगी। तो हमें जैसे पहली पता हो, दूसरी पता हो, तीसरी, जैसे सपोज करिए हमें जैसे पहली पता है डस्ट ऑफ स्नो की, तो यहाँ पर ऐसे हेडिंग डाल देना है काले पेन से, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, उसके बाद में अब ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, इतनी ही बड़ी लिखना है। तो इसका यहाँ पर हिंदी में भी आपको बताते चलूंगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट वांट टू यहाँ पर कन्वे दैट यहाँ पर समटाइम्स यहाँ पर सर्टेन मोमेंट ऑफ यहाँ पर और एक्शंस विच आर सिंपल हैव यहाँ पर लार्जर सिग्निफिकेंस। इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बर्फ के कण या फिर बर्फ की यहाँ पर धूल की यहाँ पर बर्फ भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई हुई एक कविता है डस्ट ऑफ स्नो। तो सेंट्रल आइडिया ऐसे लिखना। तो देखिए इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी कि यहाँ पर बर्फ के कण कविता में यह कवि यहाँ पर, या फिर धूल की बर्फ कविता में यह कवि यहाँ पर जो कवि यहाँ पर कविता में कवि यह संदेश देना चाहता है कि कुछ खास पल या क्रियाएं जो सरल होती हैं, क्या है, उसका बड़ा महत्व होता है, हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। उसके बाद में द कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन। कहने का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा कि यहाँ पर वे किसी व्यक्ति के मूड या फिर जीवन को बदल सकते हैं, क्या है, व्यक्ति के लाइफ और यहाँ पर मूड को भी बदल सकते हैं। द वे ए क्रो कवा सेक्स हिलाता है, यहाँ पर सेक्स हिलाता है डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। उसके बाद में इंस्पायर्स एंड यहाँ पर गिव हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट। तो देखिए इसका यहाँ पर मतलब हो जाएगा कि जिस तरह से एक कौवा यहाँ पर जो यहाँ पर बर्फ के कण को क्या है कवि के ऊपर यहाँ पर उड़ाता है या फिर गिराता है, वह उसे प्रेरित करता है। उसके बाद में यहाँ पर बिकम यहाँ पर चीयरफुल एंड डू यहाँ पर समथिंग यूजफुल। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा और उसे अपने उदास विचारों को दूर करने के लिए या फिर करने के लिए खुश रहने और यहाँ पर उसको यहाँ पर उपयोगी करने का विचार देता है। तो इस प्रकार से आपको डस्ट ऑफ स्नो की यहाँ पर हिंदी में मैंने बता दिया, बाकी इसको आप लोग तैयार कर लो। एक हो गई। उसके बाद में आप जैसे दूसरी आ जाए, यहाँ पर 3 बता रहा हूँ और 100% ये तीनों में से एक ना एक आपको जरूरी फंस जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऐसे जैसे बी वाली आ जाए, जैसे बी यहाँ पर फायर एंड आइस की आ जाए, तो इसको कैसे लिखना है, आंसर नंबर यहाँ पर 28वां ऐसे डाल देना है। देन लिखना है यहाँ पर देखिए फायर एंड आइस। उसके बाद में लिखना द पोएट हैज़ ट्राई टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस। जो यहाँ पर कवि है, क्या है, 2 चीज़ों के बीच में अंतर बताने की कोशिश कर रहा, आग और यहाँ पर किसके, बर्फ के बीच में अंतर बताने की कोशिश कर रहा। कवि ने क्या है, आग और बर्फ के बीच अंतर लाने की कोशिश की है। उसके बाद में यहाँ पर विच रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जो यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अकॉर्डिंग द पोएट, कवि के अनुसार द पोएट यहाँ पर द वर्ल्ड कैन पेरिश बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए कवि के अनुसार जो यहाँ पर दुनिया है ये 2 बार यहाँ पर नष्ट हो सकती है। पहले क्या, बर्फ से, उसके बाद में दोबारा यहाँ पर आग से। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार दस्ट यहाँ पर 10 इट कैन पेरिश टू इस 1 बाई फायर एंड आइस देन यहाँ पर बाई आइस। कहने का मतलब यहाँ पर तो इस प्रकार यह 2 बार नष्ट हो सकती है, एक बार यहाँ पर आग से और दूसरी बार यहाँ पर बर्फ से। आगे लिखना है इसी में द पोएट फील्स, जो कवि है अनुभव करता है, दैट यहाँ पर दैट द आइस ऑफ हेट्रेड इज एज पावरफुल एज द फायर यहाँ पर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड।
कहने का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, जो यहाँ पर कवि को लगता है कि नफरत की बर्फ इस दुनिया को पूरी तरह खत्म करने की इच्छा यहाँ पर की आग जितनी ही शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से लिखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना। 40 वर्ड देखिए, अब देखिए एक लाइन में 10 वर्ड आ जाते हैं, तो यहाँ पर 4 लाइन या 5-6 लाइन लिख दोगे, 40 से 50 वर्ड हो जाएंगे। ज़्यादा बड़ा भी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि 3 नंबर का होता है, टाइम भी बचेगा इससे। इसी प्रकार से लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए हमारी जो तीसरी यहाँ पर पोएम है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ये हमारी है यहाँ पर ए टाइगर इन द जू की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर इसको भी इसी प्रकार से लिखना, आंसर नंबर 8 डाल देना है, या 28 हो तो 28। फिर यहाँ पर जैसे सी वाली आ जाए, बी वाली जहाँ पर हो ऐसे कर देना, ए टाइगर इन द जू। उसके बाद में लिखना है द पोएट वांट टू कन्वे दैट इट इज़ क्रूल टू कीप द वाइल्ड एनिमल इन स्मॉल सेल ऑफ द जू। कहने का मतलब यहाँ पर यह हो जाएगा, जो कवि है यह संदेश देना चाहता है कि जो जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर यहाँ पर चिड़ियाघर की छोटी जो कोठरी में रखना क्रूरता है। क्रूल क्या है? स्मॉल सेल ऑफ द जू। उसके बाद में लिखना अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। उसके बाद में लिखना है दे फील एंग्री, वो जो यहाँ पर होते हैं वो क्रोधित होते हैं, असहाय होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, एंड यहाँ पर अनहैप्पी, जो यहाँ पर दुखी भी होते हैं, महसूस करते हैं, एंड यहाँ पर रिमेंबर देयर लाइफ एंड यहाँ पर इन्वायरमेंट इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर वे क्रोधित भी होते हैं और दुखी भी महसूस करते हैं, और यहाँ पर जंगल में अपने जीवन को क्या है, पर्यावरण को याद भी करते हैं। तो इस प्रकार से इसको लिख देना है। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको फिर से आप लोग देख लो, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।